दोस्तों बिहार न्यूज़ में स्वागत है आपका। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 30 मई 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार में गर्मी के दौरान भूजल का स्तर तेजी से नीचे जा रहा है। जी हां, गर्मी के दौरान बिहार में पीने का पानी जमीन के नीचे और चला जाता है। 2023 में 253 क्रिटिकल पंचायत है जहां भूजल की परेशानी हो रही है, यानी पीने का पानी जमीन के नीचे और खिसकता जाता है। जब पीएचईडी को भूजल की मिली रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के 24 वार्डों में मोटर जले हैं और 19 वार्डों में बोरिंग फेल हुई है। इस कारण से लोगों को गर्मी में पानी संकट से जूझना पड़ता है। हाल ही में भूजल को बेहतर करने के लिए सभी राज्यों के साथ मीटिंग हुई है। इसके बाद केंद्र सरकार ने मीटिंग में भूजल को दुरुस्त करने के लिए सभी राज्यों को SOP जारी किया है, जिसमें भूजल संकट को दूर करने को लेकर के सभी बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी गई है ताकि योजना बना करके भूजल स्तर को और बेहतर किया जा सके। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि कुछ लोग देश का इतिहास बदलना चाहते हैं। इन लोगों ने हर चीज पर कब्जा कर लिया है, सभी चीजें एक तरफा ही हो रही है। ये लोग काम नहीं बल्कि प्रचार ज्यादा करते हैं। सच तो यह है कि इन लोगों ने 1998 से 2004 के बीच के काम को भी पूरा नहीं किया है। उन्होंने प्रश्न किया है कि नया कौन सा काम हो रहा है। हम लोगों ने बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा पर वह नहीं मिला। गरीबी के बावजूद भी हम लोगों ने विकास का सारा काम किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि देश को इतिहास बदलने वालों से बचाना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में धार्मिक उन्माद को हम लोगों ने ना के बराबर कर दिया है, लेकिन कुछ लोग फिर से इसे कराने की कोशिश में हैं। हम लोग जाति आधारित गणना के पक्ष में हैं, पर कुछ लोग चाहते हैं कि ये नहीं हो। साथ ही नीतीश कुमार ने कहा है कि जब भी आप अच्छा काम करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपको रोकने की कोशिश होगी, लेकिन हमें अपना काम करना है। JDU अकेला दल है जिसमें सभी जाति और धर्म के लोग हैं। जब अपने काम को लेकर के एक एक घर जाइए, सभी से बात करिए और सुझाव लीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हम लोगों ने जब महागठबंधन बनाया तो फिर देश के बहुत सारे राजनीतिक दलों ने हमें बधाई दी। जहां हम लोग विपक्षी एकता के काम को आगे बढ़ा रहे हैं, जल्द ही इसका सार्थक परिणाम निकलेगा। दोस्तों बात करते हैं कि मौसम विभाग द्वारा जारी प्री मानसून की अवधि समाप्त हो चुकी है। आज से अगले 5 दिनों तक बिहार के किसी भी जिले में वर्षा का कोई भी अनुमान नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार आज के लिए कोई भी चेतावनी जारी नहीं की गई है। इसके साथ ही आज से अगले 4 दिनों तक 2 से 4 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। अब गर्मी का सितम लोगों को झेलना पड़ेगा। जहां अगले 4 दिनों के दौरान कई जिलों में उष्ण लहर और लू चलने की भी संभावना बन सकती है। मौसम विभाग ने 23 मई से 26 मई तक पूरे राज्य के जिलों में वर्षा की संभावना जताई थी और सभी जिलों में हल्की और मध्यम स्तर तक की और कई जिलों में भारी बारिश हुई है। जब वही 27 और 28 मई को भी 1-2 जिलों में हल्की वर्षा देखी गई है। आज से किसी भी राज्य में बारिश होने की संभावना नहीं जताई गई है। अगले 5 दिनों तक यही स्थिति बनी रहेगी जैसा अभी है। दोस्तों बात करते हैं कि बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुहिम रंग लाने लगी है। पटना में 12 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बड़ी बैठक में कांग्रेस शामिल होंगी। यह कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का न्योता स्वीकार कर लिया है। इस बात की जानकारी कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने दी है। जहां कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि अगर विपक्ष एकजुट हो गया तो फिर मोदी की सत्ता में वापसी नहीं हो सकेगी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि विपक्ष एकजुट हो जाए तो फिर मोदी को चुनाव में हराने का मौका मिल जाएगा। जहां कांग्रेस इस बात को पहले से कहते रही है, लेकिन विपक्षी दलों में कुछ इससे सहमत है तो फिर कुछ को ये मंजूर नहीं है। जब कुछ क्षेत्रीय पार्टियों को कांग्रेस के साथ आने में दिक्कत होती है। जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार को जिम्मेदारी दी थी कि वे जिन पार्टियों को बुलाना चाहते हैं वे बुला लें। अगर सभी एकजुट हो गए तो फिर मोदी सत्ता में नहीं लौटेंगे। क्षेत्रीय दलों पर निर्भर करता है कि वे बैठक में जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के न्योते को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें कि बीजेपी से अलग होकर के महागठबंधन के साथ जाने के बाद से ही नीतीश कुमार विपक्षी दलों को बीजेपी के
खिलाफ एकजुट करने की मुहिम में जुटी हुई है। पिछले दिनों नीतीश कुमार ने विभिन्न राज्यों का दौरा करके विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की थी और दावा किया था कि बातचीत सकारात्मक हुई है। अब कहा जा रहा है कि 12 जून को पटना में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होने वाली है। हालांकि आधिकारिक तौर पर फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। दोस्तों बात करेंगे कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा किया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने यह बयान रविवार को सूरत में दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री अपने समारोह में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कई बार कह चुके हैं। शास्त्री अपने बयानों को लेकर के अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। उनके बयानों पर विवाद भी होते आए हैं। यह धीरेन्द्र शास्त्री का इस समय गुजरात के सूरत में दरबार लगा है। यहाँ शास्त्री ने कहा है कि गुजरात के लोगों को एकजुट होना चाहिए और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि अगर गुजरात के लोग एकजुट हो जाएं तो फिर भारत ही क्या वह पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बनवा देंगे। उन्होंने कहा कि हम भारत को तो हिंदू राष्ट्र बनवाना ही चाहते हैं और इसमें गुजरात के लोगों को मदद करनी होगी। आपको बता दें कि इसी महीने धीरेन्द्र शास्त्री ने बिहार के पटना में अपना दरबार लगाया था। यहाँ उनकी कथा सुनने के लिए लाखों की संख्या में भक्त जुटे और यहाँ भी बाबा ने हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर दी है, जिसको लेकर के अब देश में एक सियासी उबाल आ गया था। दोस्तों बात करते हैं कि जदयू दफ्तर में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो के नारे लगने के बाद एक बार फिर से लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्ष की ओर से पीएम उम्मीदवारी को लेकर के कयास का दौर शुरू हो गया है। उधर बीजेपी ने इसको लेकर के सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता राम सागर सिंह ने तंज कसते हुए कहा है कि खुद वे नारे लगवाते हैं और खुद ही अपनी उम्मीदवारी को खारिज कर देते हैं। जी हां, बीजेपी प्रवक्ता राम सागर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सीएम खुद ही जदयू कार्यकर्ताओं से पीएम होने का नारे लगवाते हैं। हालांकि बाद में ये भी कह देते हैं कि उनको प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में स्वयं को घोषित कराते हैं और ड्रामा करते हैं कि उनको किसी पद की लालसा नहीं है। राम सागर सिंह ने कहा है कि शुरू से ही नीतीश कुमार की कथनी और करनी में फर्क रहा है। राबड़ी देवी जब बिहार की मुख्यमंत्री बनी थी तब उन्होंने कहा था कि अब उनको मुख्यमंत्री पद की लालसा नहीं है और कटाक्ष भी किया था, लेकिन बाद में सीएम बन गए। इसीलिए नीतीश कुमार के बारे में जनता जान चुकी है कि वे कभी भी कथनी और करने में फर्क कर सकते हैं, इसीलिए जनता भी उन पर विश्वास नहीं करती है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि वैसे कोई भी विपक्षी दल उनको पीएम उम्मीदवार के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने नाबालिग प्रेमी जोड़े को पकड़ा है। जब रेल पुलिस ने लड़के से सवाल किया है कि लड़की को लेकर के कहाँ जा रहे हो, तो फिर इस पर लड़की ने जवाब दिया है कि लड़का नहीं बल्कि वे इसे भगा करके ला रही है। छात्रा का कहना था कि सर ये हमको लेकर के नहीं जा रहा है, हम इसको भगा करके ले जा रहे हैं, ये लड़की का कहना है। इसके बाद रेल पुलिस दोनों को थाने लेकर के गई, वहाँ दोनों से पूछताछ की गई। आपको बता दूं कि ये प्रेमी जोड़ा सीतामढ़ी जिले का रहने वाला है। दोनों 2 साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं। जब पुलिस की पूछताछ में प्रेमी जोड़े ने बताया है कि दोनों की 3 साल पहले एक कोचिंग में मुलाकात हुई थी। इसके बाद 1 साल की दोस्ती के बाद दोनों में प्यार हो गया। नाबालिग जोड़ा एक ही गांव और थाना क्षेत्र का रहने वाला है। छात्रा का कहना है कि उसकी मां ने उसे डांट लगाई थी, इसी कारण से वह नाराज होकर के घर छोड़ करके चली गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जिसका एक हिस्सा बरसात के दौरान बाढ़ की चपेट में आ जाता है, तो फिर वहीं दूसरे हिस्से में पानी की किल्लत रहती है। इससे हजारों हेक्टेयर में लगी फसलों को नुकसान पहुंचता है। जब उत्तरी बिहार के अररिया, किशनगंज और कटिहार सहित कई जिले अधिक बारिश होने पर बाढ़ की भेंट चढ़ जाते हैं, जबकि गर्मी के मौसम में गया, औरंगाबाद, जहानाबाद और नवादा जिले में पानी की किल्लत रहती है। इन जिलों में गर्मी के मौसम में कुएं तक सूख जाते हैं। ऐसे में किसानों को फसलों की सिंचाई करने में काफ़ी परेशानी होती है, लेकिन अब किसानों को सिंचाई को लेकर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। दरअसल बिहार सरकार ने नलकूप लगाने के लिए सब्सिडी का ऐलान किया है। खास बात यह है कि सूक्ष्म सिंचाई के तहत बिहार सरकार ने किसानों को सब्सिडी देने का ऐलान किया है। कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत का कहना है कि साल 2024 तक प्रदेश में 4,500 व्यक्तिगत नलकूप लगाए जाएंगे, जहां इसके लिए किसानों को सब्सिडी दी जाएगी, जहां इससे 25,000 एकड़ भूमि को समय पर पानी मिल सकेगा। ऐसे में किसान किसी भी मौसम में पारंपरिक के साथ साथ बागवानी फसलों की भी खेती कर सकेंगे।
राज्य सरकार बिहार में जल का दोहन कम करने के लिए जल जीवन हरियाली अभियान के तहत सूक्ष्म सिंचाई पद्धति को लॉन्च किया है। यह सरकार का कहना है कि व्यक्तिगत नलकूप लगाने से करीब 60% पानी की बचत होगी, साथ ही 25 से 30% उर्वरक की खपत में भी कमी आएगी, जबकि उत्पादन बढ़ जाएगा। इससे किसानों की इनकम पहले के मुकाबले बढ़ जाएगी। दोस्तों, बात करेंगे कि विपक्षी एकता की कवायद में लगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोशिशें अब रंग लाने लगी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कहने पर सीएम नीतीश कुमार बिहार में बीजेपी विरोधी दलों की बैठक आयोजित कर रहे हैं। नीतीश कुमार इसके लिए बीजेपी विरोधी दलों के नेताओं से मिलकर के उन्हें बैठक में आने के लिए आमंत्रित कर रहे थे। अब बात निकल करके सामने आई है कि 12 जून को पटना में ये बैठक होगी। जब बैठक में शामिल होने के लिए कांग्रेस ने रजामंदी दे दी है। उधर पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी ने भी आने के संकेत दिए हैं। दरअसल बीजेपी विरोधी दलों की ये बैठक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कहने पर ही बुलाई जा रही है। पिछले दिनों नीतीश कुमार जब विपक्षी एकता की कवायद में कोलकाता गए थे, तब ममता बनर्जी ने कहा था कि जिस तरह लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस विरोध की नींव बिहार में रखी थी, उस तरह ही बीजेपी विरोधी दलों की बैठक बिहार में हो रही है। इस बैठक पर कांग्रेस का दावा है कि अगर विपक्ष की सभी पार्टियों के बीजेपी के विरोध में एक हो गए तो फिर भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीत पाएगी। जी हाँ, इधर बीजेपी ने पटना में होने वाले सियासी महाजुटान पर तंज कसा है। जब विपक्षी एकता को बीजेपी ने भ्रष्टाचारियों की एकता कहा है। बीजेपी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि बिहार में ये सभी गलबगिया करके देश तोड़ने के एजेंडे पर चर्चा करेंगे। ये भ्रष्टाचारियों की एकता है, सभी भ्रष्टाचारियों की जमात लगने वाली है। विजय सिन्हा ने कहा है कि लोकतंत्र के मंदिर के लिए इन्होंने जिस तरीके से शब्द कहे हैं, उसके बाद स्पष्ट हो गया है कि देश के लिए इनके विचार क्या है। जनता इसका जवाब जरूर देगी। दोस्तों, बात करते हैं कि पूर्व सांसद डॉक्टर मुनाजिर हसन ने रविवार को जदयू की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि जदयू से इस्तीफा देने की सूचना उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड को दे दी है। हसन ने कहा है कि जदयू अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई है और फिर ऐसा लगता है कि अब पार्टी को हमारे जैसे लोगों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। चंद स्वार्थी लोग पार्टी को दीमक की तरह चाट रहे हैं। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन की किसी भी दल में मुसलमानों के लिए कोई भी जगह नहीं बच गई है। उसे ना तो मंच पर जगह दी जा रही है और न ही सरकार संगठन में हिस्सेदारी दी जा रही है। अगर कोई हिस्सेदारी दी भी गई है तो फिर वे भी पैसों के लेन देन से ही संभव हो पाया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को आज सबसे अधिक नुकसान धर्मनिरपेक्ष दलों से ही पहुंचा है। इनका काम सिर्फ भाजपा से डराना रह गया है। डर की राजनीति से मुसलमान को बाहर निकालना होगा। लोकसभा विधानसभा चुनाव में समुचित हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है। आज महागठबंधन में बड़े बड़े मुस्लिम नेता हाशिए पर डाले गए हैं। माय समीकरण सिर्फ कहने पर है। सच तो यह है कि मुसलमानों को महागठबंधन में सम्मान नहीं मिल रहा है। जैसे इफ्तार पार्टी में मुस्लिम नेताओं को फ्रंट में भी जगह नहीं दी गई। लगभग 18% आबादी का सिर्फ इन्हें वोट चाहिए, मुस्लिम नेता नहीं चाहिए। हसन ने कहा है कि लालू नीतीश दोनों ने मिलकर के मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। मुस्लिम संगठन ठप पड़े हैं। अल्पसंख्यक आयोग बिहार, उर्दू अकादमी, उर्दू परामर्शदायी समिति, मदरसा एजुकेशन बोर्ड वर्षों से रिक्त है। उर्दू और मुस्लिम समाज के विकास से जुड़े संस्थानों में चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। वहीं मुसलमानों की हमदर्द सरकार है। दोस्तों, बात करते हैं कि लोड से अधिक बिजली का उपयोग करने पर लगने वाले भारी जुर्माने से उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। जब बिहार की बिजली आपूर्ति कंपनियों ने कहा है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के बाद पहले 6 महीने की अवधि के लिए उपभोक्ताओं की लोड से अधिक डिमांड पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। इस अवधि के लिए वास्तविक लोड और फिर खपत के आधार पर ही बिजली बिल जारी किए जाएंगे। कंपनियों ने इसकी मंजूरी को लेकर के बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने याचिका दायर की है। आयोग के निर्देश पर कंपनियों ने इससे संबंधित प्रारूप प्रकाशित करके 13 जून तक आम चुनाव से सुझाव और फिर आपत्तियां मांगी है। बिजली कंपनियों ने प्रस्ताव में कहा है कि शुरुआती 6 महीने तक डिमांड शुल्क हर महीने वास्तविक मांग के आधार पर लिया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग करने के लिए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने समर कैंप लगाने का फैसला किया है। शिक्षा विभाग की ये नई पहल है। इसके तहत गर्मी की छुट्टियों के दौरान बच्चों को 1.5 घंटे तक पढ़ाना होगा। इस दौरान खेल खेल में पढ़ाई भी होगी। शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने बताया है कि कक्षा 6 से 7 तक की शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार के लिए समर कैंप का आयोजन इस बार किया जा रहा है। इससे पहले 2008 में भी इस तरह की पहल की गई थी, लेकिन इसके बाद वे आगे नहीं बढ़ पाया। इस बार पूरे बिहार में समर कैंप होगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए 100 से ज़्यादा
वॉलंटियर तैयार किए जा रहे हैं जो बच्चों को पढ़ाएंगे और फिर खेल भी कराएंगे। सचिव दीपक कुमार ने बताया है कि कक्षा 6 से 7 में हिंदी भाषा और गणित में जो बच्चे कमजोर हैं उनके लिए समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। कोई भी बच्चा कहीं भी किसी भी कैंप में जा सकता है। अगर कोई बच्चा छुट्टी के दौरान बिहार में अपने रिश्तेदारों के यहाँ गया हुआ है तो और फिर वहाँ समर कैंप लगा है तो फिर वहाँ भी वह पढ़ाई कर सकता है। यह कैंप स्कूल में नहीं होगा, वॉलंटियर अपने हिसाब से जगह का चयन करेंगे, ये उन पर छोड़ दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज हो गई है। जहां इसको लेकर के आज शिक्षा विभाग और फिर बीपीएससी के बीच हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। जहां आज होने वाली इस मीटिंग बैठक में बीपीएससी के अध्यक्ष और फिर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ साथ विभाग के कई बड़े अधिकारी भी शामिल होंगे। आज होने वाली बैठक में शिक्षक नियुक्ति को लेकर के महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा होगी। जहाँ संभावना जताई जा रही है कि इस बैठक के बाद शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन जल्द ही प्रकाशित हो सकता है। आपको बता दें कि बीपीएससी की तरफ से शिक्षा विभाग को शिक्षक नियुक्ति के विज्ञापन का ड्राफ्ट पहले ही भेजा जा चुका है। बिहार सरकार ने शिक्षकों की बहाली का जिम्मा अब बीपीएससी को सौंप दिया है। संभावना जताई जा रही है कि इसी महीने कक्षा 1 से 12वीं तक 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी हो सकता है। अगले 15 अगस्त के बाद ये संयुक्त परीक्षा ली जाएगी। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के वैशाली जिला से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बिहार के वैशाली जिला में एक जिंदा व्यक्ति अपनी मृत्यु सर्टिफिकेट लेकर के घूम रहा है। जी हाँ, वह दर दर ठोकर खा रहे हैं, अलग अलग अधिकारी के पास जा रहे हैं और सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं और सर्टिफिकेट में बताया जा रहा है कि सर्टिफिकेट में हमें मृत्यु करार दे दिया गया है, लेकिन मैं जिंदा हूं, सरकारी कागजात में मुझे मृत घोषित कर दिया गया है। जब बिहार के वैशाली जिला के रेलवे के रिटायर्ड एक बुजुर्ग को अंचल कार्यालय में अपने जीवित होने का सबूत देना पड़ गया है, तब जाकर के सीओ ने उन्हें जिंदा माना है। दरअसल बुजुर्ग के भतीजे ने उन्हें अपना पिता बना करके मृत घोषित कर दिया था, जबकि वे जिंदा है। जी हाँ, बिहार के वैशाली में लालगंज नगर परिषद क्षेत्र के अगरपुर बरबन्ना वार्ड नंबर 12 निवासी रामनाथ शर्मा पिता स्वर्गीय राम परीक्षण शर्मा को उनके ही भतीजे ने जमीन हड़पने की नीयत से मृत घोषित कर दिया। अब रामनाथ शर्मा ने जिलाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को आवेदन देकर के अपने जीवित होने का सबूत दिया है। जिलाधिकारी को दिए गए अपने आवेदन में उन्होंने कहा है कि मैं जीवित हूँ, जी हाँ, मैं जिंदा हूँ और लालगंज का निवासी हूँ। वर्तमान में रेलवे विभाग से रिटायर होकर के पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में रह रहा हूँ। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मौसम का उतार चढ़ाव लगातार जारी है। जब कुछ दिनों की राहत के बाद अब एक बार फिर से बिहार का मौसम बदलने वाला है। जब मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक इस सप्ताह बिहार के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है। 1-2 जिलों को छोड़ दे तो फिर बिहार में अगले 5 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। पटना समेत बिहार के 28 जिलों के अधिकतम तापमान में रविवार को बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जब पटना के अधिकतम तापमान में 2.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि 40.3 डिग्री सेल्सियस के साथ औरंगाबाद में राज्य का सर्वाधिक अधिकतम तापमान रहा। अगले 5 दिनों में तापमान के बढ़ने से गर्मी बढ़ेगी। हालांकि इस हफ्ते लू चलने की आशंका काफ़ी कम है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बांका जिले के कटोरिया प्रखंड के जयपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लकरामा पंचायत के केरवार गांव में सोना निकलने की खबर सामने आई है, जो आपको पहले भी केडीबी लैब के माध्यम से बताया गया है। जब भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण टीम जीएसआई द्वारा अब तक करीब 320 फुट तक की खुदाई कर चुकी है। जब पिछले 2 सप्ताह के दौरान खुदाई स्थल से आधुनिक मशीनों द्वारा करीब 30 बॉक्स पत्थर सैंपल के रूप में जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। खुदाई में कलेक्ट किए गए पत्थरों के सैंपल में काला और सुनहरे पत्थर भी शामिल है। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ भारी मात्रा में सोना सहित अन्य कीमती खनिज पदार्थ मिल सकता है। जीएसआई की टीम द्वारा किए जा रहे सर्वेक्षण का कार्य करीब 1 महीने और चलने की संभावना जताई है। आपको बता दें कि केरवार गांव निवासी मेघलाल यादव, सर्वजीत कुमार, मुरलीधर यादव और फिर योगेंद्र यादव की सम्मिलित 10 कट्ठा के भूखंड पर जीएसआई टीम द्वारा सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। कई बड़े बड़े आधुनिक मशीनों से ड्रिल करके भूगर्भ से बेलनुमा पत्थरों के सैंपल लिए जा रहे हैं, जो काले, सुनहरे और फिर अन्य रंगों के भी पत्थर शामिल है। खुदाई स्थल पर सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। यहाँ निकल रहे विभिन्न रंगों के पत्थरों सहित अन्य सामग्रियों का फोटो या फिर वीडियो लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यदि यहाँ निकलने वाले सैंपल की जांच के बाद सोना या फिर अन्य कीमती खनिज निकलने की पुष्टि होती है तो फिर माइंस का अलाइटमेंट होने के बाद खुदाई का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि दुनिया के सबसे महंगे मॉल में बिहार का लीची पहुंचा है।
अब जल्द ही मालदा आम भी भेजे जाएंगे। यह संयुक्त अरब अमीरात के शहर शारजाह मॉल में मुजफ्फरपुर की शाही लीची पहुंच चुकी है। जब मॉल कंपनी लुलु लखनऊ के एक्सपोर्ट से जुड़े मैनेजर दीपक मिश्रा के अनुसार शारजाह के मॉल में शाही लीची का बेहतर रिस्पांस भी मिल रहा है। यही वजह है कि अरब के अन्य शहरों के मॉल से भी लीची को लेकर के ऑर्डर आने लगा है। बताया है कि पहले 1 टन ट्रायल के तौर पर भेजा गया था, जहां हालांकि बीते 4 दिनों में 4 टन लीची अरब के शहरों में भेजी जा चुकी है। दूसरी ओर लीची के साथ अब इलाके के मालदा आम को भी दूसरे देशों में भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बताया गया है कि मॉल प्रबंधन की ओर से इसको लेकर के प्लानिंग की जा रही है। दूसरी ओर दूसरे देशों से बेहतर रिस्पॉन्स मिलने के कारण शाही के अलावे चाइना लीची के उठाव की भी बात कही गई है। दोस्तों बात करते हैं कि मई महीना खत्म होने को है, अब जून महीना आने वाले हैं। जून महीने में भी कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। चालू और बचत खाता, इलेक्ट्रॉनिक वाहन के नियमों के अलावा एलपीजी सिलेंडर और सीएनजी पीएनजी की कीमतों में बदलाव हो सकते हैं। आपको बता दें कि 1 जून से बचत और चालू खाता में बड़ा बदलाव होगा। ये बदलाव अनक्लेव डिपॉजिट को लेकर होगा। ऑल इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव DN त्रिवेदी ने बताया है कि बैंकों को इस समय सीमा में बिना दावे वाली राशि को 1 जून से बैंकों को सेटल किया जाएगा। जब उन्होंने बताया है कि ऐसे बचत और फिर चालू खाता जो पिछले 10 सालों से संचालित नहीं किए गए हैं और उनमें राशि बचे हुए हैं या फिर मैच्योरिटी की तारीख से 10 साल के अंदर किसी ने दावा नहीं किया तो फिर उसे अनक्लेम्ड डिपॉजिट के रूप में माना जाएगा। वहीं पर आपको बता दूं कि हर महीने के पहले हफ्ते में सीएनजी और फिर पीएनजी के रेट में बदलाव होता है। गेल इंडिया के अधिकारियों की माने तो फिर जून माह में सीएनजी और पीएनजी की रेट में बदलाव हो सकता है। अप्रैल में सीएनजी और फिर पीएनजी के दाम घटे थे, जहां अगले माह में सीएनजी पीएनजी की कीमत में बदलाव हो सकता है। हर माह की पहली तारीख से एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बदलाव होता है। मई महीने में एलपीजी के कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 171 रुपये कम थे, हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई भी बदलाव नहीं हुआ था। दोस्तों बात करते हैं कि पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर यात्रियों की सहूलियत के लिए लिफ्ट को लगाने का जोर शोर से तैयारी जारी है। जानकारी के मुताबिक जून में इस लिफ्ट की शुरुआत हो जाएगी, जिसके जरिए प्लेटफॉर्म नंबर 10 से प्लेटफॉर्म नंबर 1 तक जाना और आसान हो जाएगा। लिफ्ट लगाने के लिए मजदूरों को लगाया गया है। लिफ्ट के बाहरी हिस्से को तैयार कर लिया गया है और भीतरी हिस्से में लगने वाले गेट और शीशे को तैयार किया जा रहा है। फिलहाल पटना जंक्शन पर रेलवे के सिविल और फिर इलेक्ट्रॉनिक दोनों डिपार्टमेंट की तरफ से सुविधाओं को बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्लेटफॉर्म नंबर 4 और फिर 5 पर एक्सलेटर लगाने का काम भी जारी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार के पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री की तबीयत अचानक बिगड़ गई। जिस समय उनकी तबीयत खराब हुई उस वक्त कांग्रेस विधायक अपने क्षेत्र पूर्णिया में थे। इसके बाद उन्हें आनंद फानन में एयरलिफ्ट करके पटना लाया गया। इसके बाद उनका इलाज मेंदाता अस्पताल में शुरू किया गया है। बताया जा रहा है कि आफाक आलम को ब्रेन स्ट्रोक आया है। जानकारी मिलने के बाद तुरंत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनसे मिलने के लिए मेंदाता अस्पताल पहुँचा, जहाँ इसके बाद उन्होंने चिकित्सकों से बातचीत भी की, डॉक्टरों से बातचीत करके इसके बारे में जानकारी ली। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी। शिक्षा विभाग 4 एनजीओ के साथ इसमें साइन करेगा। बिहार में सरकारी स्कूलों की शिक्षा गुणवत्ता और फिर विस्तार के लिए 4 स्वयंसेवी संस्थाएं वित्तीय और फिर तकनीकी मदद मुहैया कराने के लिए शिक्षा विभाग के साथ MOU करने जा रही है। इसमें केंद्रीय भंडार नाम की संस्था कक्षा 9 और फिर 10 के विद्यार्थियों को स्पेशल कंटेंट मुहैया कराएगी। यह विशेष रूप से QR कोड से क्रियाशील होने वाली विशेष सामग्री उपलब्ध कराएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई विशेष बैठक में ये निर्णय लिया गया है। इसके अलावा 3 अन्य संस्थानों ने बिहार में शिक्षा की बेहतरी के लिए काम करने की इच्छा जताई है। दोस्तों बिहार के बड़े अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत आने वाले मरीजों को सर्जरी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। खास करके इन्हें सबसे अधिक परेशानी हृदय रोग की सर्जरी कराने में हो रही है। बिहार के बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में शामिल शहर की PMCH, NMCH, IGIC, पटना एम्स और IGIMS में हृदय रोग का इलाज कराने के लिए आने वाले मरीजों को अस्पताल प्रबंधन लंबे इंतजार का दर्द दे रहे हैं। हृदय रोगियों का निजी अस्पताल में जहां अधिकतम 2 से 3 दिन में ऑपरेशन होता है, वहीं सरकारी अस्पतालों में महीने भर का इंतजार करना पड़ रहा है। जहाँ सबसे अधिक परेशानी IGIC और फिर IGIMS में मरीजों को वाल्व रिप्लेसमेंट, स्टेंट और फिर हृदय रोग की अन्य सर्जरी कराने में हो रही है। यहाँ आधुनिक कैथ लैब की सुविधा तो उपलब्ध है, लेकिन वाल्व और फिर स्टेंट के लिए वेटिंग चल रही है।
दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 रुपए का चांदी का सिक्का लॉन्च किया है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर एक विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का सिक्का जारी किया है। उन्होंने नए संसद भवन की लोकसभा कक्ष में आयोजित उद्घाटन समारोह में सिक्का और डाक टिकट जारी किया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सिक्के का वजन 34.65 ग्राम से 35.35 ग्राम के बीच होगा। अधिसूचना में कहा गया है कि सिक्के के एक तरफ बीच में अशोक स्तंभ की छवि रहेगी, जिसके एक ओर देवनागरी लिपि में भारत का जबकि दूसरी ओर अंग्रेजी में इंडिया लिखा होगा। नई संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कई वर्षों के विदेशी शासन ने हमारा गौरव हमसे छीना है। आज भारत ने उस औपनिवेशिक मानसिकता को पीछे छोड़ दिया है। जब पीएम मोदी ने कहा है कि नई संसद की आवश्यकता थी, हमें देखना होगा कि आने वाले समय में सीटों और फिर सांसदों की संख्या बढ़ेगी, इसीलिए यह समय की मांग थी कि एक नई संसद बनाई जाए। जब पीएम मोदी ने कहा है कि भारत लोकतंत्र की जननी है, ये वैश्विक लोकतंत्र की नींव भी है। लोकतंत्र हमारा संस्कार है, विचार और परंपरा है। इस सिक्के में 50% चांदी, 40% कॉपर और 5% निकल जिंक मौजूद है। इस सिक्के का व्यास 44 मिलीमीटर है। 75 रुपए के सिक्के पर नए संसद भवन के चित्र के ठीक नीचे वो साल 2023 लिखा है। इस सिक्के पर अशोक स्तंभ भी बना हुआ है, जैसे साथ ही हिंदी में संसद संकुल, अंग्रेजी में पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कि कोविड महामारी की वजह से अनिश्चित काल के लिए टाली गई जनगणना के आगामी लोकसभा चुनाव से पहले होने की संभावना नहीं है। जब लोकसभा चुनाव अगले साल मार्च अप्रैल में होने हैं, जनगणना जब भी होगी तो फिर उसमें स्मार्टफोन, इंटरनेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, कार, दोपहिया वाहन और मुख्य रूप से उपयोग किए जाने वाले अनाज जैसे लगभग 31 प्रश्न पूछे जाएंगे। जनगणना का घरों की सूचीबद्ध करने का चरण और फिर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने की कवायद पूरे देश में 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2020 तक चलनी थी, लेकिन इन्हें कोविड-19 महामारी की वजह से स्थगित कर दिया गया था। तब से सरकार ने अभी तक नए कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है। आपको बता दें कि जनगणना जब भी होगी देश में, ये पहली डिजिटल जनगणना होगी जिसमें नागरिकों को खुद 100 गणना का अवसर मिलेगा। जो नागरिक सरकारी कर्मचारी के बजाय खुद जनगणना फॉर्म भरना चाहते हैं, उनके लिए एनपीआर अनिवार्य है। इसके लिए स्वयं गणना पोर्टल डिजाइन किया गया है, जिसे लॉन्च किया जाना है। दोस्तों बात करते हैं कि राष्ट्रीय लोक जनता दल के सुप्रीमो और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने नए संसद भवन पर चल रहे विवाद के बीच नीतीश कुमार पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के पास ना कोई काम है और ना कोई मुद्दा है। नीतीश समेत पूरे विपक्ष के पास देश के लिए कोई मुद्दा नहीं है, तो फिर संसद भवन का विरोध क्यों कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के साथ साथ राजद, कांग्रेस और अन्य दलों को भी निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष के पास आज की तारीख में ना कोई काम है, ना कोई मुद्दा है। देश के विकास की कोई भी चर्चा उनके पास नहीं है। बेवजह फिजूल की बातों में लोगों को उलझा रहे हैं ताकि सच्चाई उजागर ना हो जाए। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो फिर आपका इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि सरकार ने लाभार्थी की सूची बना ली है। जिसके साथ ही जून के प्रथम सप्ताह में ही पात्र किसानों को 44वीं किस्त देने की योजना बनाई है। हालांकि अभी तक किस दिन खाते में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे, किस दिन खाते में पैसे आएंगे, इसके बारे में आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है। जानकारी के मुताबिक इस बार भी देश भर से करोड़ों किसानों को निधि से वंचित किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने सरकार के नियमों को फॉलो नहीं किया है। जानकारी के मुताबिक यदि किसी किसान ने अभी तक भी सरकार के द्वारा बताए गए नियमों को फॉलो नहीं किया है तो फिर उसके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 1 भी रुपया नहीं आएगा। आपको बता दें कि 27 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के दौरे के दौरान देश के किसानों के खाते में निधि का लाभ 2-2 हज़ार रुपये डिजिटल क्रेडिट किया था, लेकिन 13वीं किस्त से भी लगभग 2 करोड़ किसान वंचित रह गए थे, क्योंकि उन्होंने जरूरी डॉक्यूमेंट्स को पूरा नहीं किया था, जिसकी वजह से उन्हें 13वीं किस्त से हाथ धोना पड़ा था। दोस्तों बात करते हैं कि मुजफ्फरपुर में आरजेडी नेता अपहरण कांड में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। अपहरण में आरोपी बीजेपी विधायक राजू सिंह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। आज भी पुलिस बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह के करीबियों के घर पर छापेमारी कर रही है। आरोप है कि बीते 25 मई को बीजेपी विधायक राजू सिंह ने आरजेडी नेता तुलसी राय का अपहरण कर लिया था और उन्हें जान से मार देने की कोशिश की थी। आरजेडी नेता ने बीजेपी विधायक के खिलाफ मुजफ्फरपुर के पारू थाना में अपहरण का मामला दर्ज कराया था। जहां इससे पहले राजद नेता अपहरण कांड में पुलिस ने साहेबगंज के बीजेपी
विधायक राजू सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान पुलिस को कई अहम सुराग हाथ लगे थे। इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने बीजेपी विधायक की 2 लग्जरी गाड़ियों को जब्त कर लिया था। जब पुलिस ने जांच के दौरान मामले को सही पाया और फिर गिरफ्तारी के लिए बीजेपी विधायक के ठिकानों और फिर उनके करीबियों के घर छापेमारी कर रही है, जहां आज भी विधायक के करीबियों के घर दबिश दी है पुलिस ने। आपको बता दें कि बीते 25 मई को पारू थाना क्षेत्र के रसुलपुर गाँव में एक तिलक समारोह के दौरान बीजेपी विधायक राजू सिंह और राजद नेता तुलसी राय दोनों शामिल हुए थे, जहां से निकलने के बाद विवाद शुरू हो गया। आरजेडी नेता तुलसी राय ने आरोप लगाया है कि विधायक राजू सिंह ने न सिर्फ उसके साथ मारपीट की बल्कि हथियार के बल पर जबरन उठा करके अपने साथ ले गए और जान से मार देने की कोशिश की। राजद नेता ने बीजेपी विधायक के खिलाफ मजिस्ट्रेट की कोर्ट में केस दर्ज किया है। दोस्तों, बात करते हैं कि केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीते 9 सालों में 74 एयरपोर्ट हेलीपोर्ट देने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आगामी 4 सालों में वे देश में एयरपोर्ट या फिर हेलीपोर्ट की संख्या 200 से भी अधिक तक ले जाएंगे। जहां केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि 65 सालों में हमारे पास 74 हवाई अड्डे थे, जब पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 74 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट आदि बनाए गए हैं। इनकी संख्या बढ़ा करके 2 गुना करके 148 तक पहुँच गई है। जहाँ उड्डयन मंत्री ने आगे बताया है कि इसके साथ ही हमारा लक्ष्य है कि अगले 4 सालों में इस संख्या को 200 से अधिक तक ले जाए। जब निजी और सरकारी क्षेत्रों को मिलाकर के हम एयरपोर्ट के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की योजना बना रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता के लिए 12 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक प्रस्तावित है। इससे पहले आरजेडी ने पटना ऑफिस में महागठबंधन दलों की बैठक बुलाई। इसमें महागठबंधन के सभी पार्टियों के नेता हिस्सा ले रहे हैं। माना जा रहा है कि ये बैठक आगामी 12 जून को पटना में होने वाली विपक्षी दलों की मीटिंग के लिए बुलाई गई है। हालांकि आनंद फानन में बुलाई गई बैठक के चलते पटना के राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के 12 जून को पटना में प्रस्तावित विपक्षी दलों की बैठक से पहले सोमवार को आरजेडी ने महागठबंधन के तमाम विपक्षी दलों की बैठक बुलाई। इस बैठक में बिहार महागठबंधन के तमाम बड़े नेता हिस्सा लिए। यह सोमवार को अचानक महागठबंधन के घटक दलों की बैठक पटना के आरजेडी ऑफिस में बुलाई गई। इस बैठक की अध्यक्षता आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह किया। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बताया है कि इस बैठक में महागठबंधन के तमाम नेताओं को बुलाया गया। जब उनसे पूछा गया है कि क्या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए यह बैठक बुलाई गई है, तो इस पर उन्होंने कहा है कि बैठक के बाद इस बारे में पता चल जाएगा। माना जा रहा है कि ये बैठक आगामी 12 जून को पटना में होने वाली विपक्षी दलों की मीटिंग के लिए बुलाई गई है। इस बैठक में बिहार महागठबंधन के तमाम बड़े नेता हिस्सा लिए। दोस्तों, बात करते हैं कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के हुए बीजेपी ने बैठक की है। जहां इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी इस बैठक में शामिल थे। यह दरअसल रविवार को नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, जिसमें शामिल होने के लिए बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होने पहुंचे थे। नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद बीजेपी दफ्तर में अहम बैठक हुई, जिसमें आगामी चुनाव को लेकर के मंथन किया गया। बीजेपी की बैठक के बाद अब बड़ी खबर विपक्षी दलों से आ रही है। जब अब विपक्षी दल की बड़ी बैठक पटना में 12 जून को होने जा रही है, जो आपको पहले भी बताया गया है इसी वीडियो में। हालांकि अभी इसकी कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं। जब विपक्षी दलों की होने वाली इस महाबैठक में सभी विपक्षी दल के नेता शामिल होंगे। इस दौरान आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के रणनीति बनाई जाएगी। मिशन 2024 को लेकर के विपक्ष अपनी एकता को प्रदर्शित करेगा। जब पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता की मजबूती के लिए नेताओं से मिल रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ उनकी मुहिम लगातार जारी है। ये सवाल उठ रहा था कि आखिर विपक्षी दलों कब एक मंच पर दिखेंगे, लेकिन अब इस सवाल का जवाब मिलता दिख रहा है। सूत्रों से पता चला है कि 12 जून को विपक्षी दलों की बैठक पटना में होने वाली है, लेकिन पटना में कहां यह बैठक होगी, अभी इसकी जानकारी आधिकारिक रूप से नहीं दी गई है। दोस्तों, बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट के माध्यम से अपनी बात रखी है। सुब्रमण्यम स्वामी का ये ट्वीट ऐसे वक्त आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन पूरे विधि विधान के साथ किया। इसके लिए सरकार की तरफ से तमिलनाडु के अधीनतम मठ के संतों को बुलाया गया था। वरिष्ठ भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि शी जिनपिंग के नेतृत्व वाले चीन ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि चीन भले ही भारत माता को जंजीरों में जकड़ रखना जारी रखे और उन्हें हमारी जमीन से अलग कर दे, मोदी केवल विलाप करते हुए यही कहेंगे कि कोई आया ही नहीं है। स्वामी ने तंज कसते हुए आगे कहा है कि तांत्रिक पूजा हमेशा उल्टा पड़ती है और
पंगु बना देती है, जैसे कि रावण के साथ हुआ था। भाजपा में रहते हुए सुब्रमण्यम स्वामी अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के कई नेताओं के प्रति आलोचनात्मक रवैया रखने के लिए जाने जाते हैं। वे ट्विटर पर भाजपा नेताओं के प्रति व्यंग भरा ट्वीट भी करते हैं। 30 अप्रैल को सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके दफ्तर को उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का नाम लेते हुए घेरने की कोशिश की थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट में लिखा था कि प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठने वाले मोदी की छवि को गढ़ते समय उत्तर कोरिया के किम जोंग उन समझने की गलती ना करें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों की जन्म के समय बिगड़े हुए जुड़वा बच्चों के रूप में फुसफुसाहट हो रही है। आपको बता दूं कि इससे पहले भी 11 अप्रैल को सुब्रमण्यम स्वामी ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया था, जहां उस ट्वीट में सुब्रमण्यम स्वामी ने द हिंदू नाम के समाचार पत्र का हवाला देते हुए कहा था कि अमित शाह कहते हैं कि भारतीय सीमाएं सुरक्षित है, उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। ये सरकार ये सरासर झूठ बोल रहा है या फिर उनकी हिमायत या अज्ञानता है। दोस्तों, एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने नई संसद भवन को लेकर के मोदी सरकार पर जमकर के कटाक्ष किया है। मोदी सरकार को जमकर के असदुद्दीन ओवैसी ने घेरा है। आपको बता दूं कि नई संसद के उद्घाटन से पहले शुरू हुई राजनीति उद्घाटन के बाद तक जारी है। हाल ही में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नई संसद को लेकर के बयान दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि पीएम लोकसभा के अंदर हिंदू धर्माचार्यों को लेकर के जाते हैं, लेकिन पादरी और मुस्लिम धर्मगुरु को अंदर क्यों नहीं ले गए। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत सभी धर्मों को मानता है, उसको भी मानता है जो किसी भी धर्म को नहीं मानता है। यह कहना है असदुद्दीन ओवैसी का, जो एआईएमआईएम के चीफ है, एआईएमआईएम के सांसद हैं, एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपको बता दें कि एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नई संसद के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर के कहा है कि ये लोकसभा का उद्घाटन नहीं बल्कि दिल्ली के सुल्तान का राज्याभिषेक लग रहा था। असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वे केवल हिंदुओं को आगे बढ़ा रही है, लेकिन ओवैसी अकेले नहीं है जो उद्घाटन समारोह के सहारे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ये फेरिस्ट में समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश यादव के चहेते स्वामी प्रसाद मौर्य भी शामिल है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य तो ओवैसी से एक कदम आगे निकल गए, जहां वे पूजा करने वाले पुजारियों की जाति तलाशने में लग गए, लेकिन सही से ढूंढ नहीं पाए तो फिर नया गणित निकाल लिया और पूछने लगे कि कार्यक्रम में केवल दक्षिण के धर्माचार्य क्यों बुलाए गए। वहीं आरजेडी को नई संसद में तारीफ करने लायक कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन नई संसद के स्ट्रक्चर में आरजेडी को ताबूत दिख गया। विपक्ष के नेताओं ने नई संसद में धर्म का तड़का लगाने की कोशिश की तो फिर सबसे पहले वे सांसद ही सामने आए जो नई संसद बनने के बाद बेहद खुश हैं। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस ये तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।